हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया का हैंड रिटेन नोट्स लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्रिया से संबंधित सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सभी टॉपिक को समझते हुए नोट करने का कोशिश करेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि साथ में नोट भी करते जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या है क्रिया। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो वैसा शब्द जिससे काम का पता चले कि काम हो रहा है तो उसे क्रिया कहा जाता है। वैसा शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता उसे क्रिया कहा जाता है। और पहला इसमें डिवीजन जो आता है ना, कर्म के आधार पे क्रिया के प्रकार। तो हम जानते हैं कि कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक आकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? देखिए, कभी भी कोई शब्द के पहले आ लग जाता है ना, तो उस आ का मतलब होता है नहीं। तो जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। और सा का मतलब होता है साथ में, मतलब जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। तो देखते हैं अकर्मक किसे कहा जाता है। डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। अधिक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होता है। अधिक क्रिया का प्रभाव किस पर होता है? कर्ता पर होता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक। जैसे हम बोले राम जाता है। राम जाता है, जाना मतलब चलना होता है। चलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम क्या है? करता है। राम क्या करता है कि नहीं? तो चलने के बाद थकेगा कौन? राम थकेगा। तो चलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है ना। राम क्या है? करता है। तो क्या बोला गया है कि क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ा रहा तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए एक क्रिया है चलना, और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है। पक्षी उड़ते हैं। उड़ने का काम कौन कर रही है? पक्षी। उड़ने के बाद थकेगी, थकावट महसूस होगा, अच्छा अच्छा नज़ारा देखेगी। ये कौन, किस पे प्रभाव पड़ रहा है? पक्षी पे पड़ रहा है ना। तो क्या बोला गया है कि क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ेगा तो आक्रामक क्रिया होगा, है कि नहीं? इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा क्रिया है ना जिसको देखने के बाद हमेशा बता सकते हैं कि हमेशा आक्रामक होता है। जैसे सोना, सोना, चलना, उठना, सोना, चलना, उठना, उठना, हंसना और उड़ना। और क्या? उड़ना। ये सब क्या है? हमेशा ये सब अकर्मक क्रिया होता है। जब भी लग जाए, जैसे यहाँ पे देखिए उड़ना है, उड़ते ही उड़ना एक ही चीज हुआ, तो ये कौन सा क्रिया? अकर्मक क्रिया है। अगला हम लोग चलते हैं सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? तो अधिक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े। किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, तो उसे सकर्मक क्रिया करते हैं। ऐसे इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे राम फल खाता है, इसमें दिक्कत किसको होगा? फल को होगा। फल खत्म हो जाएगा, फल को दर्द होगा, फल को दुख होगा। तो इसमें राम को कोई दिक्कत नहीं, फल खाता है, खाने का काम जरूर राम कर रहा है, लेकिन प्रभाव किसे पड़ रहा है? फल पे। यही ना कम हो रहा है। तो ये क्या है? कर्ता नहीं, ये कर्म है। तो क्या बोला गया कि अधिक क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े ना तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक। या तो हम देखें राधा मूर्ति बनाती है। क्या बनाती है? तो मूर्ति बनाती है। तो यहाँ पे मूर्ति पे प्रभाव पड़ रहा है, सुंदर बनेगी, खराब बनेगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर कर्म पे पड़े ना तो उसे क्या बोला जाता है? उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। एक और तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है। क्रिया से पहले क्या लगा करके प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर आएगा तो सकर्मक और नहीं आएगा तो अकर्मक। जैसे क्या खाता है? आंसर आया फल खाता है, सकर्मक। क्या बनाती है? मूर्ति बनाती है। आंसर आया ना तो सकर्मक होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा क्रिया है ना जो हमेशा सकर्मक होता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना। ये सब क्या होता है? हमेशा सकर्मक क्रिया होता है। अब यहाँ पे देखते हैं संरचना के आधार पे जो है ना, क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पे क्रिया कितना प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन सा है? देखिए पहला संयुक्त क्रिया। पहला क्या है? संयुक्त क्रिया। दूसरा पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा कृदंत क्रिया। पांचवा नाम धातु क्रिया। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि प्रयोग के आधार पे, किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे, तो 8 प्रकार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 प्रकार। संरचना के आधार पे क्रिया 5 प्रकार का होता है। लेकिन अगर पूछ दे प्रयोग के आधार पे क्रिया कितना प्रकार के होते हैं, तब प्रयोग के आधार पे 8 होता है, जिसमें से ये 5 है।
और 3 और कौन कौन बढ़ जाएगा? तो देखो एक पहला बढ़ जाएगा सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, सामान्य क्रिया, ये 3 और बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, है कि नहीं? तो याद रखना कि प्रयोग के आधार पे क्रिया कितना प्रकार के? 8 प्रकार के। और संरचना के आधार पे तो 5 प्रकार के। हम सभी क्रिया के बारे में समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे समझेंगे। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ये पहले समझते हैं, ठीक? देखिए प्रेरणार्थक, यहाँ पढ़ने से ही पता चल रहा है प्रेरणा। प्रेरणा किसको बोलते हैं? मोटिवेशन। वैसा क्रिया जो प्रेरणा के द्वारा करे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे यहाँ पे लिखा है माँ ने बेटी से भोजन बनवाई, या माँ बेटी से भोजन बनवाती है। तो यहाँ पे माँ जो है ना क्या कर रही है? भोजन बनवाने का काम कर रही है। किससे? बेटी से। बेटी को प्रेरणा दी कि देखो बेटी, तुमको भोजन बनाना जरूरी है, ससुराल जाओगी तो कैसे खाना खिलाओगी? प्रेरणा दे करके जो है ना बेटी से खाना बनवा ली। तो यहाँ पे इस तरह का जो क्रिया होगा ना इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वैसे क्रिया को कहा जाता है जहाँ काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है। यहाँ पे देखो खुद नहीं करके किससे करवा रही है? बेटी से करवा रही है। तो इस तरह का कोई वाक्य रहेगा ना तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सी क्रिया के प्रयोग किया गया? प्रेरणार्थक क्रिया के द्वारा। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से होमवर्क करवाया। तो शिक्षक नहीं किया है, किससे करवाया? विद्यार्थी से करवाया है। अगला देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसको बोलते हैं? तब मुख्य क्रिया के पहले को क्रिया जो हो जाता है उसको पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय से पहले, मतलब जो मुख्य क्रिया है उससे पहले कोई कार्य समाप्त हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गया। यहाँ पे जो सोने का काम किया है, सोने का जो काम किया है मोहन, वो पढ़कर सो गया। तो पहले सोया कि पहले पढ़ा? पहले पढ़ा उसके बाद सोया। तो ये मुख्य क्रिया हो गया सोना। एक से पहले क्या हुआ? पढ़ा था तो पढ़कर सो गए। पढ़कर जो है ना कौन सा क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। इसके अलावा उसने सेब काटकर खाया। तो सेब काटकर, काटकर एक हो गया क्रिया, रे खाया हो गया। तो पहले काटा कि पहले खाया? पहले काटा। तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। इससे पहले ये घटा है तो इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया वैसी क्रिया को कहा जाता है जो मुख्य क्रिया से पहले ही क्या हो जाए? समाप्त हो गई हो। वैसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अगला हम लोग समझते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? तो वाक्य में, मतलब किसी वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु, एक ही कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रियापद को संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब एक ही कार्य को बताने के लिए दो क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, या तो एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, उसके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे राम पाठ पढ़ लिया। राम पाठ पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए दो दो बार पाठ हम लिख दिए, एक ही बार पाठ होगा। राम पाठ पढ़ लिया। तो यहाँ पे देखो ये पाठ जो है ना, ये पढ़ जो है, ये पाठ पढ़ लिया। यहाँ पे एक ही काम हो रहा है ना पढ़ने का। तो यहाँ पे केवल पाठ पढ़ लिया, पढ़ और लिया। यहाँ पे पढ़ भी और लिया भी है तो क्या दोनों के मतलब एक ही है कि अलग है? एक ही बात है ना कि पढ़ने का बात हो रहा है। तो इस तरह से जब भी आएगा ना एक क्रिया को बताने के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। खाना खा लिया, खा और लिया दोनों आ रहा है। इस तरह से जो भी आएगा ना उसको क्या बोला जाता है? संयुक्त क्रिया। अगला है कृदंत क्रिया। कौन सा क्रिया? कृदंत क्रिया। हम लोग समझते हैं कृदंत क्रिया किसको बोलते हैं। ये आसान है। धातु में, धातु समझते हैं किसको बोलते हैं? जैसे क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे पढ़ है, ये पढ़, ठीक, ये पढ़ हो गया, पढ़ पढ़। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये मूल रूप जो होता है ना, इसमें ना अगर हम पढ़ते जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ना। तो ये क्या बन जाएगा? पढ़ना। क्या बन जाएगा? पढ़ना। पढ़ना बन गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि धातु में ना के अलावा, ये जो ना पढ़ते हैं ना, धातु इसको बोलते हैं। ये मूल रूप जो होता है इसको धातु बोलते हैं। तो धातु में ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द
क्रिया बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे ये जो बनने वाला शब्द है ना, ये क्रिया जरूर बना है, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ना का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे बोला ना के अलावा, ना के अलावा, ना नहीं लगना चाहिए। ना के अलावा कोई प्रत्यय लगाते हैं और क्रियापद बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर ना लगाते हैं ना तो उसको बोलते हैं नाम धातु। जैसे देखिए यहाँ पे नाम धातु आगे भी है, यहाँ से देखो चल, अगर हम चल, चल है और यहाँ पे ना लगा देंगे तब तो ये कृदंत क्रिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्रत्यय के द्वारा हम चलना बना रहे हैं। लेकिन वहां साफ साफ डिफिनेशन में बोला गया है कि ना नहीं होना चाहिए, ना के अलावा कोई प्रत्यय होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ता लगाए, चल प्लस ता, चलता, क्या ये क्रिया नहीं है? तो ये कौन सा क्रिया है? कृदंत क्रिया। चल प्लस आ, चला, ये भी क्रिया है तो कृदंत क्रिया। चल प्लस एगा, चलेगा, ये भी क्रिया तो कृदंत क्रिया है कि नहीं? ये मूल क्रिया का मूल रूप था और यहाँ पे ये प्रत्यय था और जोड़ने से क्रियापद बना, तो ये क्रिया को क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया। लेकिन अगला हम लोग समझते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसको बोलते हैं? तो जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में अधिक प्रत्यय जुड़ते हैं और बनने वाला शब्द अधिक क्रिया बन जाए। मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी में भी प्रत्यय जोड़ेंगे ना और बनने वाला जो शब्द है वो क्रिया बन जाए तो उसे नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे चमक, चमक क्या है? एक तरह का विशेषण है और इसमें हम प्रत्यय जोड़ दे तो क्या हो गया? चमकना, तो ये भी क्या हो गया? क्रिया बन गया। तो ये कौन सा हो गया? नाम धातु क्रिया। रंग, रंग क्या है? एक तरह का विशेषण है और यहाँ पे हो गया रंगना, रंगना क्या है? एक तरह का काम है, तो क्या बन गया? क्रिया बन गया। तो इस कौन सा क्रिया हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। अगला है अपना, अपना क्या है? विशेषण। और अपनाना, अपनाना क्या है? वो क्रिया है कि नहीं? तो ये विशेषण से बना क्रिया, तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अगला हम लोग समझते हैं सहायक क्रिया। हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? तो मुख्य क्रिया की सहायता दे करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे हूँ जो है ना, ये सहायक क्रिया है और पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया को पूरा करने के लिए आया ना हूँ। और ये जो सहायक क्रिया होता है ना, ये काल का परिचायक भी इसे कहा जाता है। काल का परिचायक का मतलब क्या होता है? ये हो ही बताया है कि वर्तमान काल का, कि भूतकाल का, कि भविष्य काल का है कि नहीं? तो सहायक क्रिया का दो कार्य समझते हैं हम लोग। मुख्य क्रिया को सहायता करना, दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है काल को बताना कि कौन सा काल का यह वाक्य है। अगला हम लोग समझते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे कहा जाता है? तो देखिए सजातीय क्रिया का अगर डिफिनेशन देखें ना, तो आदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं कर्म समान धातु से बना है। क्रिया और कर्म दोनों क्या है? समान धातु से बना, तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। यहाँ पे अगर लड़ाई लड़ी अगर देखिए ना, तो देखिए भारत ने लड़ाई लड़ी, क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी। और गीता ने गीत गाई, यहाँ पे देखो गीत और गाई, लड़ाई और लड़ी, सजातीय है ना। यहाँ पे लड़ाई और लड़ी ये दोनों कैसा है? सजातीय क्रिया है। दोनों एक ही जैसा दिख रहा है ना, लड़ाई लड़ी, गीत गाई, पढ़ाई पढ़ी। इस तरह कुछ रहेगा ना तो उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। सबसे लास्ट है समान क्रिया। लास्ट में क्या है? समान क्रिया। हम लोग समझते हैं कि समान क्रिया किसे कहा जाता है। तो देखिए समान क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे यदि एक समान कार्य को बताने के लिए एक क्रियापद का प्रयोग प्रयोग करते हैं ना, तो उसे समान क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक क्रिया है पढ़ रहा हूँ, और समान सिंपल सा जो क्रिया रहता है ना उसे क्या कहा जाता है? समान क्रिया कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।